Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq Ahmed. In last video, we were discussing about equations of straight line. पिछले वीडियो में हम सरल रेखा के समीकरण डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के कुछ और गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में आगे चलें, कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए हैं और वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सब हमें हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं कि 95% स्टूडेंट्स जो हमारे हिंदी मीडियम के हैं, ओनली 5% या लेस देन 5% स्टूडेंट्स ही इंग्लिश मीडियम वाले हैं। पहले तो मैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से हमारा माध्यम बोलने का, लिखने का हिंदी ही रहेगा, लेकिन शुद्ध रूप से आप हिंदी मीडियम के ही नहीं रहें, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते रहें। कम से कम जो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, गणितीय शब्द हैं, हर शब्द की आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए, उसका इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। और इसलिए मैं आंशिक रूप से इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी में अभ्यास हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा अपने जो भी थोड़े बहुत इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आई वांट टू से समथिंग टू दोज हु हैव बीन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। More than 95% students of this class are Hindi medium students. So it is not possible to speak only in English continuously or to write in English only. It is not possible because there are Hindi medium students in maximum number. Therefore, medium of this class will be mainly Hindi, but I will use frequently English also. That is, I will gradually convert English medium students into Hindi medium students. You will feel after some time that you are feeling convenient in understanding Hindi medium also. तो ये मैंने जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहा है। बाइलिंगुअल में रहूँगा ज़रूर, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कम और हिंदी ही मैक्सिमम रहेगी। अब हम अपनी बात पर आते हैं। हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज़ कर दूं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन या समांतर किसी रेखा का समीकरण होता है y बराबर अचर। y अक्ष का खुद का समीकरण होता है x बराबर 0 और y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण होता है x बराबर अचर। ये अचर पॉजिटिव होता है तो लाइन y अक्ष के दाईं तरफ होती है, और अगर ये अचर नेगेटिव होता है तो लाइन y अक्ष के बाईं तरफ होती है। मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी रेखा का समीकरण कैसा होता है? उसमें x और y की टर्म हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होती, मतलब कांस्टेंट 0 होता है। उसको ax + by बराबर 0 या y = mx रूप में लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन कैसा होता है? तो उसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स हो सकती हैं। एक x वाला पद सिंगल पावर में और उसका कोई गुणांक हो सकता है, एक y वाली टर्म सिंगल पावर में और उसका कोई कोफिशिएंट हो सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म। यानी लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब एक घातीय होती है।
एक से अधिक घात के पद x और y वाले नहीं होते हैं। तो ये रेखा का जनरल समीकरण होता है। अब इसमें ABC जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं या नॉन ज़ीरो हैं, इसके आधार पर ये स्ट्रेट लाइन के पर्टिकुलर रूप बन जाते हैं, जैसा कि 2 या 3 पर्टिकुलर रूप हमने ऊपर देखे हैं। स्ट्रेट लाइन का प्रवणता या स्लोप के रूप में इक्वेशन ये होता है, अगर सरल रेखा की प्रवणता m है, स्लोप m है, और वो लाइन y एक्सिस को 0, c पॉइंट पर काटती है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाती है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप ये होता है, अगर कोई रेखा x एक्सिस को a, 0 बिंदु पर और y एक्सिस को 0, b बिंदु पर काटती है, तो उस लाइन का अंतःखंड रूप में समीकरण ये होता है x/a + y/b = 1। अगर हमें सरल रेखा पर एक बिंदु ज्ञात है जो ये है x1, y1, यानी रेखा इस बिंदु से गुजरती है, लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, और उस लाइन की स्लोप या प्रवणता m है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 = m × x - x1। यानी एक बिंदु और प्रवणता ज्ञात होने पर लाइन का इक्वेशन ये होता है। अगर हमें एक बिंदु और प्रवणता की बजाय रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हैं, x1, y1 और x2, y2, यानी रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, ये दोनों बिंदु रेखा पर हैं, these 2 points lie on the line, then the equation of that line will be this। ऐसी रेखा जिसके जो इन दो बिंदुओं से गुजरती है, x1, y1, x2, y2, उसका समीकरण होगा y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। ये y2 - y1 / x2 - x1 यानी दोनों पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये इस लाइन की प्रवणता हो जाएगी, या इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन की प्रवणता ऐसे हो जाती है। अगर x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु हैं, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा है, उनसे गुजरने वाली जो रेखा है, उसकी प्रवणता हो जाएगी m = दोनों बिंदुओं के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन उपलब्ध है और उसकी हम प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसे हो जाएगी। अगर ax + by + c = 0 लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन की प्रवणता या स्लोप हो जाएगी m = -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, यानी जो भी x का गुणांक है वो बटे y का गुणांक है वो और उसका माइनस। इसमें तब होगा ये जब x और y दोनों के पद इक्वेशन में एक ही साइड हो, जैसे ओनली लेफ्ट हैंड साइड में हो x और y के पद या राइट साइड में हो, तब x का गुणांक बटे y का गुणांक का माइनस, ये प्रवणता हो जाती है। तो इतना तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। इससे आगे चलें तो इससे आगे हम स्ट्रेट लाइन की ही कुछ और फॉर्मूलेज जो आपके पिछले सालों में पढ़े हुए हैं वो ले रहे हैं। पहला है अभिलंब रूप। अभिलंब रूप में क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मूल बिंदु O से इस पर लंब डाल दिया OM, इस लंब की लंबाई मान लो P आ गई, स्मॉल p, और ये जो परपेंडिकुलर डाला हमने मूल बिंदु से इस रेखा पर, ये परपेंडिकुलर या ये लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, यानी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और उस लंब द्वारा x अक्ष से बना हुआ कोण अल्फा है। देन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। तो ये स्ट्रेट लाइन का अभिलंब रूप कहलाता है। इसमें p उस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और अल्फा उस रेखा द्वारा x अक्ष से बना हुआ कोण नहीं है, अल्फा उस रेखा पर डाले गए लंब द्वारा x अक्ष से बना हुआ कोण है। तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, यानी अभिलंब रूप में, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। इसमें ये p पॉजिटिव संख्या होगी और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं cos अल्फा और sin अल्फा, उनकी पहचान ये होगी कि वो उनके वर्गों का योग 1 होगा। तो ये लाइन की इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है। इसके बाद हम किसी लाइन पर मूल बिंदु से
लंब डाल दें तो उस लंब की लंबाई कितनी होगी, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, और इसका समीकरण है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण इस फॉर्म में लिखा है कि राइट हैंड साइड में 0 है, सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। P से इस रेखा पर लंब डाल दिया PM, तो ये लंबाई PM कितनी होगी, जिसको कि यहाँ पर हमने सिंबल दे रखा है स्मॉल p। तो बिंदु x1 y1 से सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी रेखा के समीकरण में के सारे पदों को एक तरफ लेने के बाद उसमें x और y के स्थान पर तो उस बिंदु के निर्देशांक रख देंगे जिससे लंब डालना है, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर x का जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये लांबिक दूरी का सूत्र होता है, एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें कि 3x बराबर y माइनस 7, ये एक स्ट्रेट लाइन है और कोई पॉइंट है 2 7। हम इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो उसके लिए पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को के सारे पदों को एक तरफ ले लें, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी इस बिंदु से इस रेखा पर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह तो ये बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2, x की जगह 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y की जगह बिंदु का सेकंड कोऑर्डिनेट यानी 7 और प्लस 7, और नीचे रूट के अंदर जो भी x का गुणांक है उसका वर्ग स्क्वायर और y का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, ये आएगी। और अगर ये पॉजिटिव संख्या आती है तो ये लंबाई है, और अगर ये नेगेटिव आती है तो माइनस चिन्ह छोड़ दें, यानी इसका मॉड। तो वैसे ही आ रहा है फिलहाल 6 अपॉन अंडर रूट 10, तो 6 अपॉन अंडर रूट 10 ये लंबाई हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव आती है तो नेगेटिव चिन्ह छोड़ देते हैं, मॉड लग रहा है क्योंकि लंबाई पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया किसी बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है, मैंने रिवाइज करवाया है। अब हम अगले फॉर्मूले की बात करें, दो सरल रेखाओं के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन और उनके बीच एंगल, ये क्या होते हैं। पहले एंगल की बात कर लें। दो सरल रेखाओं, अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक सरल रेखा, उसका इक्वेशन क्या होता है, उस पर लंबिक दूरी क्या होती है, वो ले रहे थे। अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ले रहे हैं, यानी कि रेखा युग्म। दो सरल रेखाएं हैं तो उनके आपस में क्या गुणधर्म होंगे वो ले रहे हैं। तो जैसे ये दो सरल रेखाएं हैं, एक सरल रेखा ये वाली है जिसकी प्रवणता मान लो m1 है स्लोप, और एक सरल रेखा ये वाली है, इसकी प्रवणता है m2। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मान लो इनके बीच एंगल थीटा है। तो प्रवणताएं दोनों रेखाओं की ज्ञात होने पर उनके बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा, अगर उनके बीच कोण या एंगल थीटा है तो उस थीटा का tan यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये m1 m2 दोनों की प्रवणताएं। तो दो सरल रेखाओं की प्रवणता ज्ञात होने पर इस फॉर्मूले से उनके बीच कोण ज्ञात किया जा सकता है। प्लस माइनस का मतलब एक साइन लेने पर तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एक्यूट एंगल बनता है, न्यून कोण, वो आएगा, और दूसरे साइन से जो दोनों रेखाओं के बीच अधिक कोण बनता है वो आ जाएगा। जब राइट हैंड साइड नेगेटिव होगी पूरी, तो ये जो एंगल आएगा वो अधिक वाला कोण आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, और जब राइट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव होगी तो जो ये एंगल आएगा वो न्यून कोण आएगा, क्योंकि tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, 0 से 90 के बीच कोई एंगल होगा।
और अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, यानी कि 90 से बड़ा कोण आएगा। तो ये दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी फॉर्मूले से हम इन दो रेखाओं के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो फिर इनके बीच एंगल 0 हो जाएगा। जैसे ऐसे दो लाइन हो या एक के ऊपर एक हो तो उनके बीच एंगल 0 हो जाता है। और जब दोनों रेखाओं के बीच कोण 0 होगा तो tan थीटा, जब थीटा 0 होगा तो tan थीटा 0 होगा, और ये 0 होगा तो ये टर्म 0 होगी, और ये टर्म 0 होगी तो ऊपर वाली टर्म 0 होगी, और वो होगी तभी जब m1 और m2 बराबर हों। तो दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं m1 और m2 हैं उनके समांतर होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा? दो सरल रेखाओं की प्रवणताएं m1 और m2 हैं तब ये समांतर होंगी यदि m1 बराबर m2। इफ m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स देन these two lines will be parallel if their slopes are equal। अगर उनकी प्रवणता समान है तो वो समांतर होंगी। और लंबवत कब होंगी? अगर ये दोनों लाइन लंबवत होती तो थीटा 90 होता, 90 डिग्री या π/2 रेडियन, और जब थीटा 90 होगा तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये टर्म इन्फिनिटी तभी होगी जब नीचे वाली टर्म 0 हो, और नीचे वाली टर्म 0 तभी होगी जब m1 m2 = -1। यानी दो सरल रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाए। टू स्ट्रेट लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो ये दो सरल रेखाओं के समांतर और लंबवत होने के प्रतिबंध हैं। अगर हमें उनकी प्रवणताएं पता हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वो समांतर या लंबवत हैं अथवा नहीं। इसके बाद हम एक और बात यहाँ ले लें, दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण। अभी हम अगले वीडियो में किसी में डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि जैसे कोई दो इक्वेशंस हैं, एक घातीय x + y + 1 = 0 एक सरल रेखा है, और x - y + 2 = 0 कोई दूसरी सरल रेखा है। अगर हम ये मान लो ये रेखा है और ये मान लें ये रेखा है, अगर इन जैसे अगर ये फर्स्ट लाइन माने और ये सेकंड लाइन माने, फर्स्ट लाइन मान लो ये है और सेकंड लाइन ये वाली है, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, यानी इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन का समीकरण है। इसका मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लें। ये इस लाइन का समीकरण है का मतलब इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, या जितने बिंदुओं के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही बिंदु इस लाइन पर होंगे। तो किसी लाइन, किसी कर्व का समीकरण ये है का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि उस पे जितने बिंदु हैं उनके निर्देशांकों में ये संबंध है। तो जो बिंदु फर्स्ट लाइन पर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड लाइन पर जो बिंदु हैं और वो फर्स्ट पर नहीं है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सिमिलरली जो बिंदु सेकंड लाइन पर हैं वो सारे बिंदु इस सेकंड लाइन की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों रेखाओं का, वो बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखाओं पर है, इस वाली पर भी है और इस वाली पर भी है, तो फिर इस बिंदु के निर्देशांक दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। ये तो हो गया दोनों लाइन की इक्वेशंस अलग अलग। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लें 2x + y + 1 × x - y + 2 = 0, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई। ये किसका इक्वेशन आएगा या इस इक्वेशन को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? हम देख रहे हैं कि जिन पॉइंट्स के लिए ये 2x + y + 1 = 0 आएगा वो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। या जो बिंदु इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी जिनके लिए x - y + 2 की वैल्यू 0 है, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। दोबारा से इस बात को बोलें,
इक्वेशन नंबर 1 को कौन सेटिस्फाई करेंगे? वो सारे बिंदु जो फर्स्ट लाइन पर हैं। इक्वेशन नंबर 2 को कौन से पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे? वो सारे पॉइंट्स जो सेकंड लाइन पर हैं। और इस इक्वेशन नंबर 3 को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? वो सारे पॉइंट्स जो फर्स्ट लाइन पर हों और जो सेकंड लाइन पर हों। प्रथम रेखा का भी हर बिंदु और द्वितीय रेखा का भी हर बिंदु इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर ये किसका समीकरण हो गया? ये समीकरण हो गया इन दोनों रेखाओं का, यानी पेयर ऑफ लाइंस का, रेखा युग्म का। क्योंकि इस समीकरण को दोनों रेखाओं पर विद्यमान सभी बिंदु संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से दो सरल रेखाओं के समीकरण वो दोनों एक घातीय होंगे, उनको गुणा कर देने पर जो समीकरण बनता है वो हो जाता है उन दोनों सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण। और इसको और मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन में कितने प्रकार के पद हो सकते हैं? तो एक दो सरल रेखाएं अगर हों तो दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण, यानी कि रेखा युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, तो वो ऐसा होगा एट मोस्ट। यानी उसमें अधिकतम क्या क्या पद हो सकते हैं? वो 2 घात से ज़्यादा का नहीं होगा। तो उसमें 2 घात के 3 पद हो सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाई वाला और एक वाई स्क्वायर वाला। बाकी ये गुणांक हैं a, 2h और b। फिर x की सिंगल पावर का पद हो सकता है, y की सिंगल पावर का पद हो सकता है और कांस्टेंट टर्म हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे पद आएंगे। जैसे अगर हम इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 2xy और प्लस xy यानी माइनस xy आएगा। और y वाली टर्मों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। x की सिंगल पावर के पद आएंगे, इसको इससे करने पर 4x और एक x यानी 5x। y की सिंगल पावर की टर्म होगी प्लस 2y और माइनस y यानी प्लस y और प्लस 2। तो ये इक्वेशन ऐसी है और इसमें कितने तरह के पद हैं? एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाई वाला, वाई स्क्वायर वाला, एक्स की सिंगल पावर वाला, वाई की सिंगल पावर वाला और कांस्टेंट टर्म। तो दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण या रेखाओं के एक युग्म का समीकरण दो घातीय होता है और उसका व्यापक रूप ये है, ऐसा समीकरण होता है। ये दो रेखाओं को व्यक्त कर सकता है। इस तरह का लिखा हुआ हर समीकरण दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इक्वेशन सर्किल की भी हो सकती है, पैराबोला की भी हो सकती है, इलिप्स की भी हो सकती है, व्यापक रूप में किसी भी कॉनिक की हो सकती है। उस बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे कि ये इक्वेशन कब सरल रेखाओं की होती है और कब ये इक्वेशन किसी कर्व की होती है। लेकिन अगर ये इक्वेशन दो सरल रेखाओं की है तो उन दो सरल रेखाओं के बीच एंगल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगी 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। जहाँ पे A, B और H क्या है? A तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, B है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और H है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, हाफ। तो इस तरह से अगर हमें दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण पता हो तो उन दो रेखाओं के बीच कोण, इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण अगर ये है तो इनके बीच कोण ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा tan θ = 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। और इससे इन दोनों रेखाओं के समांतर या लंबवत होने का भी प्रतिबंध निकल जाता है। अगर ये रेखाएं समांतर होंगी तो इनके बीच एंगल θ 0 होगा तो tan θ 0 होगा, tan θ 0 होगा तो ये टर्म 0 होगी और ये टर्म 0 तभी होगी जब h² AB के बराबर हो। तो इस रेखा युग्म में जो दो रेखाएं हैं उनके समांतर होने का प्रतिबंध हो जाएगा h² बराबर AB। और लंबवत कब होंगी? जब थीटा 90 डिग्री हो, और थीटा 90 डिग्री तब होगा जब tan θ इन्फिनिटी हो, और ये टर्म इन्फिनिटी तब होगी जब नीचे वाली टर्म 0 हो। तो A प्लस B बराबर 0 होना ये इस रेखा युग्म के लंबवत होने का प्रतिबंध है। तो अलग अलग प्रवणताएं पता हो रेखाओं की तब समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध, और अगर उनका संयुक्त समीकरण पता हो दो रेखाओं का तो उनके बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला, उनके लंबवत होने का प्रतिबंध और उनके समांतर होने का प्रतिबंध। तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ जानकारी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है वो मैंने आज रिवाइज की है। आगे भी रिवीजन कंटिन्यूस रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।